इस वक्त एलेनोर एक ऐसी जगह खड़ी थी जहां वो खुद कभी आना नहीं चाहती थी। बेसमेंट, अंडरडॉग्स का ओन किया हुआ एक नाइट क्लब। जिस दिन से वो काइल के साथ प्रेग्नेंट हुई थी, उस दिन से एलेनोर ने गैंग बिजनेस से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया था और इस फैसले को डेमियन ने पूरा सपोर्ट किया था। फिर भी अंडरडॉग्स के हर मेंबर को डेमियन के दूसरे परिवार के बारे में पता था। वो खुद ही कुछ इवेंट्स में उन्हें सबके सामने ले आता था, यूनिटी दिखाने के लिए, स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, ये जताने के लिए कि वो उन लोगों से नहीं डरता जो उसके फैमिली के पीछे आए। उस कॉन्फिडेंस का ये एक हिस्सा था। एक जानी पहचानी शख्सियत होने की वजह से एलेनोर को अंडरडॉग्स के मेन ऑफिस में किसी ने नहीं रोका। हालांकि डेमियन आमतौर पर किसी को भी अपनी सख्त निगरानी के बिना अंदर नहीं आने देता था। बिना किसी रुकावट के वो फाइल्स, अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स सब खंगालती रही, इस उम्मीद में कि उसे कुछ ऐसा मिले जो उसके बचपनपन की दोस्त किकी की मदद कर सके। वो साइमन को हर्ट नहीं करना चाहती थी। उसे अच्छी तरह पता था कि डेमियन के लिए उसका पहला बेटा कितनी अहमियत रखता है, लेकिन किकी वो उससे ज्यादा करीब थी। ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एलेनोर ने सोचा, चेयर पर बैठकर पेपर्स को घूरते हुए, लेकिन मैं इसका करूं क्या? क्या मुझे वही करना चाहिए जो काइल करने वाला था? अंडरडॉग्स की शेल कंपनीज, मनी लॉन्ड्रिंग के रूट्स, कार्ड्स भी हैं, पिन्स भी पता है, मैं पैसे निकाल सकती हूँ और किकी को दे सकती हूँ। वो दोनों कुछ समय के लिए देश छोड़ सकते हैं। अगर साइमन को उसका बड़ा ब्रेक मिल गया तो शायद वो उनके पीछे पड़ने का टाइम ही नहीं निकाले। एलेनोर काफी देर तक सोचती रही। अगर वो पकड़ी गई तो प्रॉब्लम तय थी। पर्सनल फीलिंग्स चाहे जो हो, सच सामने आने पर डेमियन को एक्शन लेना ही पड़ता। भले ही वो उसकी लवर हो, ऐसी बिट्रेयल को वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसकी रेपुटेशन, उसका फेस, बहुत कुछ दांव पर था। क्या मुझे सब कर के बाद में उसके सामने सच कबूल कर लेना चाहिए? उसने आज तक मेरे या काइल के साथ कुछ गलत नहीं किया। अगर मैं उसे समझाऊं तो शायद वो समझ जाएगा। एलेनोर जानती थी, ये बस एक उम्मीद थी, कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन वो यहां पहले ही काफी समय बिता चुकी थी और लोग शक करने लगते। आखिरकार उसने फैसला किया। पैसे ट्रांसफर किए अपने अकाउंट में ताकि किकी तक कोई लिंक न पहुंचे। कार्ड वो बाद में दे सकती थी। एलेनोर को अफसोस था कि बात यहां तक पहुंच गई। उसने पहले भी डेमियन से इस सिचुएशन पर बात की थी, लेकिन साइमन अपने पिता के सामने शब्दों का खेल जानता था। वो जानता था क्या कहना है और कैसे कहना है। अंत में एक अनकहा समझौता हुआ। जब भी साइमन मिसबिहेव करता, किकी को कुछ समय के लिए जाने दिया जाता। सबको उम्मीद थी ये एक बार की बात होगी, लेकिन ये एक विशियस साइकिल बन गया। एलेनोर ने सोचा, थकी हुई, टूटी हुई, उसे पता था एक दिन वो पकड़ी जाएगी। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी बस एक ही उम्मीद थी कि किकी को देश छोड़ने के लिए काफी टाइम मिल जाए। डेमियन उसकी मदद भी करे या कम से कम सच बताने पर थोड़ा नर्म पड़े। तभी उसका फोन टेबल पर वाइब्रेट करने लगा। नंबर पहचाना हुआ नहीं था, फिर भी उसने कॉल उठा लिया। हेलो, इज दिस मिसेस एलेनोर हैम्पर? दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ, कौन बोल रहा है? मिस बकल बोल रही हूँ, वेस्ट ब्रिज से। हम बस ये चेक कर रहे थे कि खाई घर पर ठीक है या नहीं। वो आज स्कूल नहीं आया है और पॉलिसी के मुताबिक हमें पहले इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। आप आमतौर पर काफी रिस्पॉन्सिबल रहती हैं और ये पहली बार हुआ है तो हमने कॉल करना सही समझा। एलेनोर को कुछ समझ नहीं आया। उसने खुद अपने बेटे को सुबह स्कूल जाते देखा था। काइल ऐसा लड़का नहीं था जो यूं ही क्लास स्किप कर दे। उसका पेट और ज्यादा डूबने लगा। मैं अभी आ रही हूं, उसने कहा और फुकार दिया। कुछ देर बाद एलेनोर खुद स्कूल पहुंच चुकी थी। उसने काइल को कई बार कॉल किया, कोई जवाब नहीं। नॉर्मली ये सरप्राइजिंग नहीं होता, क्लास में फोन ऑफ रहता है, लेकिन वो जानती थी वो स्कूल में नहीं है और कॉल का सीधा वॉइसमेल पर जाना मतलब फोन बंद। उसकी बेचैनी और बढ़ गई। वो सीधे टीचर्स लाउंज पहुंची, जहां वही बात फिर से बताई गई। प्लीज मारी डिग्रेस को बुला दीजिए, वो उसी क्लास में है। दोनों रोज साथ आते हैं और आज भी साथ ही निकले थे। मैं बस कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। टीचर थोड़े हेजिटेंट थे, लेकिन एलेनोर की आवाज में कुछ ऐसा था जिसे मना करना मुश्किल था। कुछ ही मिनटों में मैरी को बुला लिया गया। जैसे ही वो अंदर आई, ये साफ था कि उसे सब पता है। उसने एलेनोर से आंखें चुराई। मैरी, एलेनोर ने उसके हाथ थाम लिए। प्लीज मुझे बताओ, काइल कहाँ है? तुम और तुम्हारी माँ मेरे लिए फैमिली जैसी हो, लेकिन काइल भी मेरा बेटा है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो
एलेनोर वाक्य पूरा नहीं कर पाई। वो डर आवाज में उतर आया था। मरी ज्यादा देर मना नहीं कर सकी। शर्मीली सी होकर वो आगे झुकी और काइल की पूरी प्लान धीरे से एलेनोर के कान में कह दी। उस पल एलेनोर को लगा उसका दिल यहीं रुक जाएगा। ये थोड़ा अजीब है, साइमन ने फर्श पर गिरे चम्मच को देखते हुए सोचा, लेकिन उसके पास सोचने के लिए इससे ज्यादा अहम बातें थीं। उसने लापरवाही से चम्मच को पैर से दूर ठोकर मारी और अपनी बैग किचन काउंटर पर रख दी। अब देखते हैं कितनी देर और ये जिद पर टिका रहता है। साइमन के चेहरे पर एक टेढ़ी ठंडी मुस्कान फैल गई। उसने बैग खाली किया। प्लायर्स, कुकिंग में इस्तेमाल होने वाले मेटल स्टेक्स, एक ड्रिल और कई दूसरे टूल्स। वो हर एक चीज पर नजर घुमाता रहा, जैसे सोच रहा हो किससे शुरुआत की जाए। आखिरकार उसका हाथ प्लायर्स पर रुक गया। हॉलवे में चलते हुए वो फिर से उस चम्मच के पास से गुजरा और अचानक रुक गया। डोंट टेल मी, शिट! गाली देते हुए साइमन की चाल टहलने से दौड़ में बदल गई। वो बाथरूम डोर तक पहुंचा और झटके से दरवाजा खोल दिया। अंदर झांकते ही उसने राहत की सांस ली। फ्यू, एक पल के लिए लगा कि तू भाग गया होगा, साइमन ने मुस्कुराते हुए कहा, प्लायर्स को ऊपर उठाते हुए। उसका कैदी उसी हालत में था, बैथटब में फंसा हुआ, मुंह पर टेप, जिंदा। अब टिम, साइमन ने कहा टब के पास आते हुए, हमारी पिछली बात ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रही और मेरे पास काम है, तो अब तुझे बोलना ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं तेरे नाखूनों में से एक उखाड़ूंगा, फिर तेरे मुंह की टेप हटाऊंगा, और अगर तेरे मुंह से निकली पहली बात वो नहीं हुई जो मुझे चाहिए, तो हम पूरी प्रोसेस फिर से शुरू करेंगे। डोंट वरी, अगर नाखून खत्म हो गए तो किचन में और भी टॉयज पड़े हैं। वो ये सब इतनी कैजुअली बोल रहा था कि लगता ही नहीं था कि वो किसी इंसान को टॉर्चर करने जा रहा है। आमतौर पर एक गैंगस्टर भी ऐसी हरकत से हिचकता, खासकर अपने ही गैंग मेंबर पर। लेकिन साइमन, उसके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बता रही थी। वो इसका मजा लेने वाला था। टिम के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। उसके अंदर पैनिक ने कब्जा कर लिया। वो पागलों की तरह हिलने लगा, चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन टेप की वजह से आवाज दम घुटकर रह गई। फिर टिम की नजर साइमन पर नहीं, उसके पीछे कहीं टिक गई। ये अजीब हरकत देखकर साइमन झुंझला गया। उसने टिम के बाल पकड़कर जोर से सिर उठाया। What the fuck are you looking at? पहले टिम की आंखें साइमन पर थीं, फिर धीरे धीरे फिर से उसके पीछे चली गई। साइमन ने अनायास ही पीछे देखा। यहां तो कुछ भी नहीं, वो बड़बड़ाया। बाथरूम खुला था, बस दरवाजा और कमरा। वो मुड़ने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कड़की। चम्मच, अगर वो अभी भी यहीं है और मैंने उसे बाहर नहीं छोड़ा था। साइमन ने टिम को छोड़ा और बाथरूम डोर की तरफ बढ़ा। एक झटके में दरवाजा खींचा और सामने आया एक कांपता हुआ छोटा लड़का। वो लड़का जिससे उसे कई वजहों से नफरत थी। वेल, साइमन ने तंज कसा, अगर ये मेरा प्यारा भाई नहीं है तो बताओ इस खुशी का क्या कारण है? उसकी आवाज में जहर भरा सार्केज्म था। काइल का मुंह खुला बंद होने लगा। कोई बहाना नहीं था, वो कभी यहां नहीं आता, और आज जब साइमन काम में व्यस्त था, कुछ भी कहना नामुमकिन था। उसके पास बस यही उम्मीद थी कि साइमन उसे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आखिर वो हाफ ब्रदर्स थे, है ना? मैं जानता था तू कमीना है, साइमन ने कहा, लेकिन रैट भी निकलेगा ये नहीं सोचा था। थैंक्स, मेरे लिए सब आसान कर दिया। अब डैड भी कंप्लेन नहीं कर पाएगा जब मैं तुझे हमेशा के लिए हटा दूंगा। ये कहते हुए उसने सैडिस्टिक मुस्कान के साथ काइल का गला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। खतरा समझते ही काइल का इंस्टिंक्ट जाग उठा। उसकी पकड़ नाइफ पर कस गई और उसने हवा में झटके से वार किया। ब्लेड साइमन के हाथ को चीरती हुई निकल गई। साइमन ने कभी नहीं सोचा था कि लड़का रेजिस्ट करेगा। दर्द की चीख उसकी इसी गलती की कीमत थी। तू इसकी कीमत चुकाएगा। साइमन गरजा, मैं इसे जल्दी खत्म करने वाला था, लेकिन अब तू जिंदा नहीं बचेगा। मैं तेरे हर आखिरी ड्रॉप तक खून निकालूंगा। काइल जानता था उसके जीतने का कोई चांस नहीं था। ना ताकत, ना ट्रेनिंग, ना बॉडी पूरी तरह डेवलप हुई। ये एक असली गैंगस्टर था और वो सिर्फ एक बच्चा। साइमन को उसकी तरफ चार्ज करते देख काइल ने वही किया जो उसे बचा सकता था। गुस्से में अंधे साइमन की अगली चाल वो पढ़ सका। अपने छोटे बॉडी फ्रेम का फायदा उठाते हुए वो फर्श पर फिसल गया, सीधे साइमन के पैरों के बीच से। बिना रुके उसने दरवाजा जोर से दूसरी तरफ धक्का दिया, बस उसे रोकने के लिए। उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, सीधे बाथरूम में भागा। प्लीज कुछ करो, काइल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, और नाइफ से टिम के हाथों की रस्सी काटने लगा।
लेकिन पैरों तक पहुंचने से पहले पीछे से एक गुर्राहट और चीख आई। काइल ने मुड़कर देखा और एक विशाल मुक्का सीधे उसके जबड़े की तरफ आया। अगले ही पल तेज दर्द, मुंह में मेटल का स्वाद भर गया। दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। काइल फर्श पर लगभग टूट सा गया। आंखों में आंसू लेकर ऊपर देखा। साइमन अगले वार के लिए तैयार था, इस बार प्लायर्स के साथ। ये फिस्ट से कहीं ज्यादा भयानक होने वाला था। तभी मिड स्विंग एक और मुक्का पीछे से आया और साइमन के जबड़े पर पड़ा। वो पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। आई एम सॉरी, टिम ने कहा। उसकी एक आंख अब भी सूजी हुई थी, लेकिन दूसरी साफ देख पा रही थी। I'll मेक श्योर कि हम यहां से जिंदा निकलें और डेमियन को सब बता दूं। उसका सड़ा हुआ बेटा क्या क्या कर रहा है। अपार्टमेंट में कदम रखने से पहले ही काइल ने दिमाग में सैकड़ों सिनेरियो सोच लिए थे। साइमन का जल्दी लौट आना या फिर किसी ऐसी गलती का छूट जाना जो सब कुछ बिगाड़ दे। लेकिन जैसे ही चम्मच जमीन पर गिरा, उसका दिल सीधे पैरों में आ गया। बिना एक पल गंवाए उसने हाथ में पकड़ी टेप से गैंगस्टर के मुंह को फिर से ढक दिया, ठीक वैसे ही जैसा उसने पहली बार देखा था। वो जानता था अब कमरे से निकलना नामुमकिन था। साइमन उसे देख या सुन लेता इससे पहले कि वो किसी और कमरे तक पहुंच पाता। इसलिए काइल सबसे आखिरी जगह में छिप गया, दरवाजे के पीछे, जहां आम तौर पर कोई देखने की जहमत नहीं उठाता। जैसे जैसे उसके हाफ ब्रदर के कदम करीब आते गए, काइल का दिमाग तेजी से चलने लगा। वो हमेशा जानता था कि साइमन एक ब्रूट है, लेकिन टिम के जिस हाल में उसका शरीर था, उसने साफ कर दिया कि काइल ने उसे कितना कम आंका था। वो उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। एक सच्चा मॉन्स्टर, जिसके साथ मारी और आंट किकी को बहुत लंबे समय तक जीना पड़ा था। काइल की एकमात्र राहत यह थी कि कमरे में वो अकेला नहीं था जिसे जिंदा रहने के लिए लड़ना था। और टिम उसके उलट हिंसा से पीछे हटने वाला नहीं था। एक पंच मारने के बाद वो बैथटब से बाहर निकलने लगा। एक पैर बाहर रखा, लेकिन अपने ही खून पर फिसल गया। दूसरा पैर अब भी फांसा हुआ था। साफ दिख रहा था वो एक वार उससे बहुत कुछ छीन चुका था। इतनी टॉर्चर के बाद ये हैरानी की बात नहीं थी। उसके पास बस इतनी ताकत थी कि गिरते हुए हाथ आगे कर सके। उसने ऊपर देखा, दूसरा पैर भी टब से बाहर निकालने लगा, लेकिन साइमन तब तक संभल चुका था। उसका पैर हवा में उठ चुका था और टिम बस देख सकता था कि एक फुट उसके चेहरे की तरफ तेजी से आ रहा है। टकराने से ठीक पहले एक शैम्पू बोतल हवा में उड़ती हुई आई और साइमन की नाक पर सीधी लगी। काइल ने पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी नुकसान नाम मात्र का था। लेकिन इतना काफी था कि साइमन का एम थोड़ा बिगड़ जाए। अगर यह न होता तो टिम की खोपड़ी टूट सकती थी। दर्द के बावजूद यह चोट वो सह सका। एक पल भी गंवाए बिना उसने साइमन पर झपट्टा मारा, कमर के चारों ओर हाथ डालकर दोनों पैरों से जमीन को धक्का दिया और साइमन को हवा में उठाकर जोर से फर्श पर पटक दिया। वो उसके ऊपर आ गया। लगता है इस आदमी में मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकत थी, काइल ने सोचा। गैंगस्टर्स ऐसी सिचुएशंस में जिंदा रहने के आदी होते हैं। लेकिन अब मैं क्या करूं? उसके हाथ में अब भी नाइफ था, लेकिन उसका इस्तेमाल करने से वो हिचक रहा था। स्लैश करना और स्टैब करना दो अलग बातें थीं, और किसी की जान लेना, चाहे वो उसका हाफ ब्रदर ही क्यों ना हो, ये सोच उसका दम घोंट रही थी। आंखें सिकोड़ते हुए काइल ने भागने का फैसला किया। इस वक्त टिम को एडवांटेज मिला हुआ था। ये उसका बेस्ट चांस था। साइमन को सब पता चल जाएगा, लेकिन सजा वो झेल लेगा। लेकिन अगर उसने डैड को बता दिया, या अगर साइमन मर गया, क्या मम को मेरी जगह सजा मिलेगी? क्या डैड मैरी और आंट किकी से बदला लेगा? हे, टिम चिल्लाया। उसने देख लिया था कि काइल भाग रहा है। अगर तू इन्वॉल्व नहीं होना चाहता तो डेमियन को कॉल कर। उसे बता कि यहां एक ट्रेटर है। वो साइमन पर पंच करता रहा, जो अब सिर्फ बचाव में हाथ उठाए हुए था। हाँ, वो ट्रेटर है। काइल का दिमाग झंझना उठा। साइमन ने अंडरडॉग्स के एक मेंबर को किडनैप करके टॉर्चर किया है। ऐसा हुआ तो डैड मुझे सजा नहीं देंगे, शायद रिवॉर्ड भी दें। सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। वो कभी कुछ बता नहीं पाएगा और हम सब शांति से जी पाएंगे। काइल ने जेब से फोन निकाला और एरोप्लेन मोड बंद किया। एक साथ कई मैसेजेस और मिस्ड कॉल्स आए, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था। उसने वो स्पीड डायल दबाया जो उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। काम के समय वो कॉल नहीं उठाएंगे। मैसेज भेजना पड़ेगा। कम टू साइमन्स अपार्टमेंट नाउ, आई नीड हेल्प। मैसेज भेजते ही काइल ने सामने देखा और कुछ बदल चुका था। टिम ने पंच करना बंद कर दिया था। वो मूर्ति की तरह स्थिर था।
अगले ही पल जैसे साइमन उठने लगा, टिम का शरीर एक तरफ लुढ़क गया और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। अब काइल ठीक से देख पा रहा था, उसका मसीहा मर चुका था। उसकी कनपटी से प्लायर्स बाहर निकले हुए थे, वही प्लायर्स जो साइमन साथ लाया था। स्ट्रगल के दौरान उन्हें पूरी ताकत से उसके सिर में घुसेड़ दिया गया था, गहराई तक। साइमन खड़ा हुआ, वो खुद भी दर्द में था, लेकिन गुस्सा उससे कहीं ज्यादा था। वो लाश के पास से गुजरा और गुस्से में प्लायर्स पर लात मारी, उन्हें और गहराई तक धकेल दिया। शिट, साइमन बड़बड़ाया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मुझे उसे इंटेल चाहिए था। ये सब तेरी वजह से हुआ। वो काइल की तरफ बढ़ा। तू पैदा ही नहीं होना चाहिए था। काइल ने खुद को कोसा। बाथरूम में मैसेज भेजना सबसे बड़ी गलती थी। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन साइमन के कदम कहीं लंबे थे। जैसे ही काइल ने दरवाजा थोड़ा खोला, एक किक उसकी बगल में लगी और वो पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ा। इंस्टिंक्ट से उसने हाथ उठाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक किक ने उसकी रेजिस्टेंस तोड़ दी और दूसरी ने उसे बेहोश कर दिया। आखिरी चीज जो उसने देखी, सिमन की सैडिस्टिक मुस्कान थी। उसे नहीं पता वो कितनी देर बेहोश रहा, लेकिन होश में आते ही ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का हर दर्द एक साथ लौट आया हो। हर हार्टबीट के साथ उसका पूरा शरीर धड़क रहा था। आंखें खोली और सामने किसी को खड़ा देखा। मम, इज दैट व्हाई यू? काइल बुदबुदाया। उठने की कोशिश में उसका हाथ किसी तरल से टकराया। वो अब भी उसी बाथरूम में था। ये और भी अजीब था कि उसकी मां यहां खड़ी थी। क्या ये सब सपना था? ध्यान से देखा, उसके हाथ में एक पॉकेट नाइफ थी और पास ही साइमन खून के तालाब में निश्चल पड़ा था। वो हालात समझ ही रहा था। दरवाजे पर जोर की नॉक हुई। साइमन, आर यू इन देयर? एक गहरी पहचानी हुई आवाज गूंज उठी। और फिर वो मेरी मां। काय की आवाज कांप रही थी। आखिरी हिस्से तक पहुंचते पहुंचते शब्द जैसे उसका साथ छोड़ चुके थे। कुछ पल बाद उसने जुझलाकर एक लंबी सांस छोड़ी, जो सेल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। गैरी समझ सकता था, कहानी का यह हिस्सा उसके लिए सबसे भारी था। यही वो आखिरी टुकड़ा था जो ये समझा सकता था कि कैसे सीधा साधा काइल वो काय बना, जिसे वो हमेशा से जानता आया था। फिर भी वो उसे जल्दी नहीं करना चाहता था। अजीब बात है, काय ने हल्की सूखी हंसी के साथ कहा, थोड़ी देर पहले मैं तुम पर गुस्सा था क्योंकि तुम अक्सर जल्दबाजी में खुद को मुश्किल में डाल लेते हो। लेकिन जब मैंने अपना अतीत तुम्हें बताया, तो एहसास हुआ कि मैंने भी बिल्कुल वही किया था। उसने जेब से लाल हैंडल वाला एक छोटा ब्लेड निकाला। ये छोटा सा ब्लेड मेरी मां की इकलौती निशानी है। इसी से उसने मेरे हाफ ब्रदर साइमन को मारा था, मेरी जान बचाने के लिए, और अपनी कुर्बान कर दी। दोनों के बीच फिर सन्नाटा छा गया। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर बेहोश रहा, काय ने आगे कहा। जैसे मुझे यह भी नहीं पता कि साइमन मेरे साथ क्या करने वाला था। बस इतना जानता हूं, होश में आते ही मैंने अपनी मां को देखा, मुझे बचाते हुए, वो काम करते हुए जो मैं नहीं कर पाया। उसके बाद सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ करने का मौका नहीं मिला। हम में से किसी ने डेमियन को जवाब नहीं दिया, तो उसने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस आया। हालात उससे बदतर हो ही नहीं सकते थे। उसने अपने प्यारे बेटे को फर्श पर पड़ा देखा, घुटनों के बल बैठ गया। पल्स नहीं मिली तो वो मेरी मां की तरफ मुड़ा, जिसके हाथ में अब भी ब्लेड था। बस एक सवाल पूछा, किसने उसके बेटे को मारा? काय की आवाज और गहरी हो गई। मुझे नहीं पता इतनी साफ हालत में उसने ये सवाल पूछा भी क्यों, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरी मां ने सच क्यों बताया कि साइमन को उसने मारा था मुझे बचाने के लिए। उसकी उंगलियां भींच गई। वो पहली बार था जब मैंने उसे मेरी मां पर हाथ उठाते देखा, और वो रुका नहीं। मुझे नहीं पता मैंने कितनी देर तक उसे उसके बेबस शरीर पर गुस्सा उतारते देखा। वो जैसे पूरा मॉन्स्टर बन गया था, जो तब भी मारता रहा जब वो हिलना बंद कर चुकी थी। काय ने अपने हाथों को देखा, जैसे वही खून से सने हों। उस वक्त मैं इतना टूटा हुआ था कि कुछ कर नहीं पाया। कम से कम मैं यही मानना चाहता हूं। उसने खुद को ठीक किया। सच ये है कि मैं उससे डर गया था। एक ही दिन में मैं मौत से बहुत बार बच चुका था, और आखिरी बार अपनी जान दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बस देखता रहा जब तक उसकी आखिरी सांस निकल नहीं गई। और उसके बाद भी। गैरी के लिए यह सब सुनना दिल दहला देने वाला था, लेकिन फिर भी वो अजीब तरह से संतुष्ट महसूस कर रहा था। अब वो खाई को पूरी तरह समझता था। अंडरडॉग से उसकी नफरत उससे कम नहीं थी, बल्कि डेमियन का बेटा होना उसे और घिनौना बना देता था। खाई ने ब्लेड और कसकर पकड़ा, इतना कि उसकी हथेली हैंडल से आगे निकल गई।
एक छोटा सा कट लगा और खून बहने लगा। काय का दिमाग कहीं और था, लेकिन ताजे खून की गंध किसी ने तुरंत पकड़ ली। हरे बालों वाला लड़का जैसे किसी और ही चीज में बदल गया। उसके शरीर ने दूसरी सांस ली और वो सीधे काय की तरफ झपटा। चेन्स तनी हुई थी, उसका मुंह खुला हुआ और लार टपक रही थी। काय होश में आया। दोनों के बीच बस कुछ इंच का फासला था। गैरी के मुंह में तेज नुकीले दांत थे, जो किसी इंसान के नहीं हो सकते। फिर भी काय डरा नहीं। अब जाकर उसने अपनी खून से सनी हथेली देखी। खून देखकर इतनी रिएक्शन, उसने बुदबुदाया। मुझे लगा था ये सिर्फ वैम्पायर्स करते हैं, तो ये सरप्राइजिंग है। कुछ सेकंड लगे, लेकिन गैरी ने खुद को काबू में किया। वो पीछे हटा, अपने इंस्टिंक्ट से लड़ता हुआ। काय ने अपनी शर्ट का हिस्सा फाड़ा और खम पर बांध लिया। सॉरी, मेरा मतलब नहीं था। कहां तक आया था, हाँ? मेरी मां के मरने के बाद डेमियन ने उस दिन के बारे में कभी मुझसे बात नहीं की। ना ये पूछा मैं वहां क्यों था, ना ये कि सब कैसे हुआ। उसने बस एक बात साफ कर दी कि मुझे साइमन की जगह लेनी होगी। मुझे बताया गया कि मैं अंडरडॉग्स का सक्सेसर बनूंगा। हर दिन ट्रेनिंग, बिजनेस के सारे तरीके, सब कुछ। और मुझे हर पल नफरत थी उससे। फिर भी मैंने खुद को पूरी तरह झोंक दिया, क्योंकि मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपनी मां का बदला लूंगा। मरी और किकी के बारे में, या तो उसने उन्हें भुला दिया, या वो उन्हें आसपास नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसे साइमन की याद दिलाती थी। जो भी हो, अब वो अंडरडॉग्स का हिस्सा नहीं थी। एंट किकी खुद को सबके लिए दोषी मानती थी, और वो दोनों तब से मेरे साथ हैं। काई चुप हो गया और बार्स के पास चला गया। जो हुआ उसके लिए सॉरी, गैरी ने कहा, अब भी हाँफते हुए। मैं समझता हूं, अब समझता हूं कि तुम अंडरडॉग से नफरत क्यों करते हो। दोनों का मकसद एक था, लेकिन वजहें अलग। गैरी अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ रहा था, खाई अपने परिवार का बदला लेने के लिए। तुमने कहा था डेमियन किसी को मेरे लिए भेजेगा, तो हमें यहां से निकलने पर फोकस करना चाहिए, गैरी ने कहा। तुम यहां तुरंत आ गए तो तुम्हारे पास प्लान है, राइट? काय मुड़ा। उसके चेहरे पर वो पुरानी कॉन्फिडेंट मुस्कान नहीं थी, बल्कि अनिश्चितता थी। प्लान है, उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें पसंद नहीं आएगा। मैं डेमियन से अपने हाथों से बदला लेना चाहता हूं। मैंने सोचा था मैं उसे कम से कम घायल कर पाऊंगा, लेकिन अब समझ आया कि वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और जैसे ये काफी नहीं, अंडरडॉग्स के पास एंटी ऑल्टर्ड वेपन्स का ढेर है, जितना तुम अकेले हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम मुझे टर्न कर दो, तो हम उन्हें कुचल सकते हैं। गेडी की आंखें फैल गई। टर्न यू? मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं? काय ने पूछा। बिली को तुमने टर्न किया। ओलिविया ने भी माना कि तुमने उसे टर्न किया। मुझ पर भरोसा नहीं है? नो, गैरी चिल्लाया। ये भरोसे की बात नहीं है। ये इतना आसान नहीं। तुम मर सकते हो। बिली एक एक्सीडेंट था। ओलिविया लकी थी। मैं उसके जीने मरने की परवाह नहीं करता था, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। काय आगे बढ़ा, इतना कि बस पहुंच से बाहर रुका। मुझे पता था तुम्हें यह प्लान पसंद नहीं आएगा, उसने शांत स्वर में कहा। तुम अच्छे इंसान हो, गैरी, लेकिन इस दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा देर नहीं टिकते। और इससे पहले कि दूसरा लड़का कुछ कर पाता, उसने अपने जख्म की पट्टी खोली और दौड़ते हुए अपना हाथ भूखे एयरवुल्फ के मुंह में ठूस दिया। जब खाय आगे बढ़ा, गैरी की नजर में वक्त जैसे धीमा पड़ गया। वो साफ देख रहा था कि ब्लॉन्ड टीनेजर उसकी तरफ दौड़ रहा है। फिर भी उसका दिमाग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन वेयरवुल्फ के इंस्टिंक्ट्स रुकने वाले नहीं थे। खुद चलकर आई हुई जिंदा एनर्जी को देखकर उसका मुंह खुल गया। दांत और ज्यादा नुकीले हो गए, और अगला ही पल वो फ्लैश में धंस चुके थे। क्या? क्या ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो पागल हो गया है? मुझे रुकना चाहिए। लेकिन ये टेस्ट। गैरी के मुंह में खून भर गया। आयरन जैसा नहीं, बल्कि किसी डिवाइन सॉस जैसा। ये उसके बदले हुए सेंसेस की वजह से था, या इसलिए क्योंकि वो भूख से मरने की कगार पर था? कहना मुश्किल था। जितना वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, उसका जबड़ा उतना ही जोर से भींचता जा रहा था। आग! शिट! मुझे ये कब तक सहना पड़ेगा? गैरी, मुझे टर्न करो। यही एक रास्ता है यहां से निकलने का। काय चिल्लाया। उसे महसूस हो रहा था कि उसके हाथ की हड्डियां जवाब दे रही हैं। गैरी ने जबड़ा ढीला करने की कोशिश की, लेकिन नामुमकिन लग रहा था, और उसे एक और बात का डर सताने लगा। वो पीछे हटा, और ऐसा करते हुए अपने सेलमेट को भी खींच लिया, जिसका वजन इस समय उसके लिए कुछ भी नहीं था।
वो पीछे इसलिए हटा क्योंकि उस चेन्स में डील महसूस हो रही थी जो उसे पकड़े हुए थी। गैरी ने चेन्स को फिर से अपनी बाहों के चारों ओर लपेटा, जब तक वो फिर से कस न गई। उसके हाथ खाई की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन बस थोड़ा सा कम पड़ रहे थे। गैरी, तुम अभी भी हो ना? बस छोड़ दो। अगर छोड़ दोगे तो मैं हमें यहां से निकाल सकता हूं। काई ने वेयरवुल्फ को समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, गैरी का मुंह थोड़ा सा खुला और अगले ही पल और जोर से दांत गड़ गए। काई जानता था कि यह सब खतरे से भरा है, लेकिन अब उसे एहसास होने लगा कि यह दांव कितना बड़ा था। फक! वो पूरी ताकत से चिल्लाया। तू मुझे मारना चाहता है क्या? नहीं, गैरी उसे मारना नहीं चाहता था। अगर चाहता, तो पल भर में सब खत्म हो जाता। वो पूरी ताकत से अपने इंस्टिंक्ट से लड़ रहा था, सिर्फ इतनी एनर्जी लेने के लिए कि वो गिर न जाए। और तभी धातु के मुड़ने की आवाज आई। काई ने गैरी के पार देखा, जहां से रोशनी आ रही थी, और देखा कि चेन्स जमीन से उखड़ने लगी थी। लिंक्स भी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं लग रही थी। गैरी! काई ने और जोर से पुकारा, इतना पास आकर कि वो सुन सके। उसे पता था कि यह खतरनाक है। उसका चेहरा किसी भी पल काट लिया जा सकता था, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया, तो वो यहीं मारा जाएगा। मैं ज्यादा देर खुद को नहीं रोक पाऊंगा। अगर चेन्स टूट गई तो मुझे रोकने वाला कुछ नहीं होगा। काई पल भर में मर जाएगा। मुझे नहीं पता सिर्फ बाइट करने से वो टर्न होगा या नहीं। अब जब मेरे पास स्किल है, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो वैसे भी मर जाएगा। प्लीज लकी रहना काई। हालात ने गैरी को मजबूर कर दिया। उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। स्किल एक्टिवेटर्स बाइट सिस्टम का सहारा लेना उस अर्ज को दबाने से आसान था, और उसे तुरंत महसूस हुआ यह काम कर गया। काई की वेन्स फूलने लगीं, नीले हरे रंग में उभरती हुई, और यह असर उसकी गर्दन तक फैल गया। वो चीखना चाहता था, लेकिन सिर्फ टूटी फूटी सांसें ही निकल पाई। फिर भी एक समस्या अब भी बाकी थी। काई का हाथ अब भी गैरी के मुंह में फंसा हुआ था, और उसी वक्त भूखे वेयरवुल्फ के नाखून लंबे होने लगे, धीरे धीरे काई की तरफ बढ़ते हुए। स्टूब मी, गैरी ने बड़ी मुश्किल से बुदबुदाया। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन काई समझ गया। उसने बची खुची कंट्रोल से अपनी मां का पॉकेट नाइफ पकड़ा और गैरी के मुंह के ऊपर की तरफ वार किया। ब्लेड अंदर घुसा, सोचे से ज्यादा सख्त था, लेकिन उसने दबाव बनाए रखा। आखिरकार गैरी ने छोड़ दिया। हाथ आजाद होते ही काई जमीन पर गिर पड़ा। दर्द ने पूरा शरीर घेर लिया। वो लुढ़कता हुआ दूर गया, जब तक बार्स से टकरा न गया। अब जब मील दूर हो चुका था, गैरी ने खुद को कमजोर महसूस किया। वो भी जमीन पर गिर पड़ा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या ये चेहरे का जख्म था? नाइफ अंदर था। हील होने का कोई रास्ता नहीं। खून बह रहा था और ताकत खत्म हो रही थी। शायद यही अंत था दोनों के लिए। धीरे धीरे गैरी की आंखें खुली। वो अब भी उसी सेल में था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। कमरे में खून की तेज गंध थी, उसकी भी और काई की भी। उसने चेहरा छुआ, ना ब्लेड था ना जख्म। और तभी उसने कुछ और महसूस किया। उसकी एनर्जी पूरी तरह वापस आ चुकी थी। चेन्स गायब थी। मुड़कर देखा तो चेन्स जमीन से उखड़ी पड़ी थी। क्या ये मैंने किया? नहीं, ये मुमकिन नहीं। और मैं हील कैसे हो गया? क्या खून काफी था? फिर उसे सब याद आया। उसने आगे देखा। बार्स मुड़ी हुई थी और उसका सेलमेट गायब था। दूर कहीं लड़ाई की आवाजें गूंज रही थी। जो कुछ हुआ था उसे समझने की कोशिश करते हुए गैरी ने सेल के अंदर चारों तरफ देखा। जमीन पर चेन्स पड़ी थी। उसी वक्त उसने नोटिस किया कि उसके रिस्ट्स पर कफ्स अब नहीं थे, लेकिन वो टूटे हुए भी नहीं लग रहे थे। कफ्स खुले हुए थे। चेन्स भी उखड़ी हुई नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे कोई आया, की लेकर कफ्स खोल गया। और ये फर्श पर इतना सारा खून, ये सिर्फ मेरा और काई का नहीं हो सकता। क्या मैं स्लीप वॉक में किसी को खा गया? गैरी के दिमाग में अजीब ख्याल आने लगे। भले ही उसने अपने अपर क्लासमैन का पूरा हाथ खा लिया होता, जो कि उसे यकीन था वो कभी नहीं भूलता, फिर भी इतना हील होना नामुमकिन था। उलझन और बढ़ती जा रही थी। तभी गैरी ने सिस्टम स्क्रीन खोलने का फैसला किया और पैक टैब चेक किया। Howler's Pack Alpha Werewolf, Gary Grade Bishop, 1 out of 15. Beta Werewolf, Olivia Pearl, Grade Knight, 0 out of 5. Beta Werewolf, Kyle Hamper Grade Pawn, 0 out of 1. Phew! अच्छा है कि काई सक्सेसफुली वेयरवुल्फ बन गया। लेकिन क्या मुझे खुश होना चाहिए या उदास कि वो नाइट ग्रेड नहीं बना? सिस्टम के हिसाब से मुझे एक पॉन पॉइंट मिला है, जिससे मैं उसे अपग्रेड करके क्लास असाइन कर सकता हूं। लेकिन ओलिविया ने बताया था कि इसमें टाइम लगता है,
और अगर वो अभी फाइट कर रहा है तो ये उसके लिए डेथ सेंटेंस हो सकती है। कम से कम मुझे उम्मीद है कि फाइट वही कर रहा हो। मुझे उस पर लगाया हुआ बॉन्ड मार्क दिखाई नहीं दे रहा। मार्क स्किल चेक करने पर उसने देखा कि काउंट एक कम हो गया था। फिर भी पैक टैब में खाई का नाम मौजूद था। इसका मतलब वो जिंदा था, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं होने वाला था। गेरी ने उसकी सेंट पकड़ने की कोशिश की, लेकिन स्मेल साफ नहीं थी। शायद इसलिए क्योंकि टर्न होने के बाद उसकी सेंट बदल चुकी थी। उसकी कहानी सुनने के बाद और जहां हम हैं उसे देखते हुए, वो जरूर डेमियन के पीछे गया होगा। मुझे अभी तक फुल मून का डेली नोटिफिकेशन नहीं मिला है। इसका मतलब मैं ज्यादा देर अनकॉन्शियस नहीं रहा, लेकिन मुझे स्ट्रगल की आवाजें सुनाई दे रही हैं। मुझे देखना चाहिए। सेल से बाहर निकलते ही गैरी अचानक रुक गया। उसके सामने एक डेड बॉडी पड़ी थी। एक गैंग मेंबर जिसका चेस्ट बुरी तरह कई बार स्लैश किया गया था। पास जाकर देखने पर साफ दिखा कि उसके लिम्स गायब थे। सिर्फ टॉर्सो बचा था। शिट! गैरी कुछ कदम पीछे हटा। क्या यही वो है? हाँ, यही होगा। इसकी स्मेल वही है जो सेल में थी। क्या खाई ने इसे मारा और मेरे पास ले आया? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? पैक रूल्स तो उसे किसी की जान लेने से रोकनी चाहिए थी, जब तक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नन हो। थोड़ा और सोचने पर गैरी को एहसास हुआ कि पैक रूल्स शायद उतनी सख्त नहीं थी जितना उसने सोचा था। शायद खाई के लिए ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नन रही हो, लेकिन पैक लीडर की जान तो खतरे में थी। गैरी ने मन ही मन तय किया कि भविष्य में वो एक्सपेरिमेंट करेगा कि क्या पैक रूल्स को ओवरराइड किया जा सकता है जब उसकी अपनी सेफ्टी दांव पर हो, या फिर क्या उन्हें और स्पेसिफिक बनाने से एनफोर्स किया जा सकता है। जो भी हो, लगता था उसे ब्लॉन्ड टीनेजर का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, उसकी एनर्जी और हेल्थ भरने के लिए। वो कॉर्प्स के पास से गुजरते हुए उसे मन ही मन धन्यवाद देता है, अपने खाने बनने के लिए। अब उसे डर लग रहा था कि आगे और क्या दिखेगा। डोर हैंडल घुमाने से पहले उसका हाथ हिचकिचाया। कम से कम मुझे पता है कि खाई अभी जिंदा है। रुको, पैक रूल्स। डेमियन के सामने वो कितना कर सकता है? मेरी सेफ्टी के लिए किसी को मारना एक बात है, लेकिन उसके बाद जब मैं ठीक हो गया तब उसके एक्शंस पर कितनी लिमिट है? यही सोचते हुए गैरी ने डोर खोल दिया। वो एक बड़े बिल्डिंग में था, जहां हर तरफ खून फैला हुआ था। डोर के पास दो गार्ड्स पड़े थे, दोनों बुरी तरह घायल। उनमें से एक की सांस अभी भी चल रही थी। गैरी तुरंत घुटनों के बल बैठा। बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का था? खाई, अगर बताओगे तो मैं तुम्हें बचा सकता हूं। वो मरता हुआ आदमी मुश्किल से आंखें खोले हुए था, शरीर से खून बह रहा था। पता नहीं वो बोल पाएगा या नहीं। गेरी ने दूसरे आदमी की तरफ देखा। वो पहले ही मर चुका था। मॉन्स्टर, पहले आदमी ने आखिरी सांस के साथ कहा। इतना काफी था। जख्म और हालात खुद कहानी कह रहे थे। भले ही खाई पैक रूल से बंधा हो, लेकिन किसी को मौत के करीब पहुंचा देना और फिर ब्लीड आउट होने देना, वो शायद रूल वायलेशन नहीं था। डैम इट, पैक रूल्स उतनी लूपहोल फ्री नहीं है जितना मैंने सोचा था। मैंने क्या कर दिया? इतने गुस्से के साथ, अगर वो दूसरा बिल बन गया तो? शिट, मैं उसे मारना नहीं चाहता। गैरी ने बिल्डिंग के अंदर नॉइज की दिशा में दौड़ लगाई। दौड़ते दौड़ते उसे एहसास हुआ, ये कोई अबैंडन बिल्डिंग है, पुराना पुलिस स्टेशन। सोचने पर सेल रूम ही बड़ा क्लू था। अंदर गार्ड्स कम थे, जो थोड़ा अजीब लगा। गैरी को उम्मीद थी कि डेमियन बाकी अंडरडॉग्स को यहां लाया होगा, कम से कम ये पक्का करने के लिए कि वो भाग न सके। फिर भी उसे ग्रोनिंग और जोरदार बैंग्स की आवाजें सुनाई देने लगीं। प्लीज, देर न हो गई हो, उसने मन ही मन दुआ की। कॉर्नर मुड़ते ही उसने रिसेप्शन हॉल में एक फीमेल को खड़ा देखा, डबल डोर एंट्रेंस के पास। उसके चारों तरफ चार लोग थे, सभी एंटी ऑल्टर्ड वेपन से लैस। दो और लोग जमीन पर पड़े थे, बेहोश। स्क्रू इट। और भी, ओह, तुम हो। अच्छा हुआ, मुझे तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। ओलिविया मुस्कुराई। वहां खड़े मत रहो, आओ जरा मदद करो। हल्की रोशनी वाले अंडरग्राउंड कार पार्क में, जहां काली गाड़ियों की कतारें खड़ी थीं, सभी की विंडोज टिंटेड, एक दर्जन से ज्यादा लोग इकट्ठा हो चुके थे। अगर ये अपने आप में शेडी नहीं था, तो हर एक के हाथ में या पीठ पर बंधा हुआ एक बड़ा काला स्पोर्ट्स बैग हालात को और भी संदिग्ध बना रहा था। इतना बड़ा कि उसके अंदर स्कीस की एक जोड़ी आराम से आ सके। लेकिन ये लोग कोई आम स्की लवर्स नहीं थे। ये अंडरडॉग्स का इनर सर्कल था। उनके बैग्स के अंदर रखा सामान किसी भी नॉर्मल सैलरी वर्कर के लिए सपने से कम नहीं था, और यही वजह थी कि इसे पब्लिक आंखों से दूर रखा जाता था।
इस वक्त ये सभी डेमियन के पीछे पीछे चल रहे थे, जो गुस्से में कार्स की तरफ तेज कदमों से बढ़ रहा था। क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी मुसीबतें उसी दिन से शुरू हुई, जब मैंने उस डैम पैकेज को स्मगल करने के लिए हाँ कहा था? जब से वो गायब हुआ है, हर तरफ से प्रॉब्लम्स ने मुझे घेर लिया है। ग्रीनी ने कर्क को निकाल दिया और मैं ब्रैंडन को खत्म करके भी खुश नहीं हो पाया। बस यही उम्मीद है कि वो एनआईवी वाला सच में वर्थ निकले, उस ट्रेटर को पकड़ने के बदले, और उसके ऑल्टर्ड डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने में पूरा समय ले। और अब ये नई मुसीबत। ऐसे वक्त में ये सब, किसी ने अंडरडॉग्स के हर हाइडआउट पर हमला किया है। कुछ जगहों पर तो और एंटी ऑल्टर्ड इक्विपमेंट भी रखा था। इंफॉर्मेशन लीक किसने की? अपने प्रिजनर के बारे में सोचते हुए डेमियन अचानक रुक गया। दूसरा ट्रेटर। उसे हमेशा डर था कि उनके बीच कोई रैट होगा, लेकिन ये जानना कि वो उसका अपना खून है, ये चोट उस हद से कहीं ज्यादा गहरी थी जितनी वो सहने के लिए तैयार था। उसका एक हिस्सा मानना नहीं चाहता था, लेकिन हाइंडसाइट में सब कुछ सेंस बनाने लगा। खासतौर पर वो तरीका जिसे उस रात के बाद फिंसर्स ने उसकी हर ऑपरेशन को पिन पॉइंट किया। वेल, इस ग्रुप और इन वेपन्स के साथ जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम निपट लेंगे। और फिर मैं उन सारे डैम हाउलर्स को वापस लाऊंगा जिन्हें वो अपना एलाई समझता था, और उनकी फ्रीडम के लिए उन्हें मौत तक लड़ने पर मजबूर करूंगा। उस ब्रैट को भी, मेरे अपने बेटे को भी। जब डेमियन आखिरकार अपनी कार तक पहुंचा, उसके मुंह से एक खूंखार चीख निकली। यह सेफ हाउस सिर्फ उसके इनर सर्कल को पता था। फिर भी किसी ने अंदर घुसकर सारी टायर्स काट दी थी। ये प्राइवेट कॉम्प्लेक्स है, यहां कोई हो ही नहीं सकता। उसका ख्याल पूरा भी नहीं हुआ था कि कुछ जोर से कार के ऊपर आकर गिरा। डेमियन के एक ट्रस्टेड आदमी ने उसे झटके से साइड में धकेल दिया, और अगले ही पल उसी आदमी के सिर पर जोरदार इंपैक्ट लगा। एक पैर, सिर्फ किक नहीं, बल्कि इतनी ताकतवर कि वो आदमी उड़ता हुआ पास वाली कार से टकराया। उसका सिर विंडस्क्रीन से टकराया, कांच चकनाचूर हो गया और वो जमीन पर ढेर हो गया। वो अब लड़ने के काबिल नहीं था, लेकिन उसकी हल्की सांसें बताती थी कि वो जिंदा है। दो और लोग तुरंत डेमियन की तरफ बढ़े। एक ने उसे पीछे खींच लिया, दूसरे ने अटैकर को रोकने की कोशिश की। अगले ही पल उन पर एक अजीब सर्कुलर डिवाइस फेंका गया। देखने में वो बॉल जैसी थी, लेकिन स्किन छूते ही वो खुली और चार नुकीले हुक्स उनके शरीर में धंस गए। फिर एक तेज इलेक्ट्रिक करंट उनके पूरे शरीर से गुजरा, स्टन गन से भी ज्यादा ताकतवर। दोनों वही कोलैप्स हो गए। सीलिंग में छिपकर परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना वर्थ था। काई ने सोचा। जब वो कार के बॉनेट पर क्राउच करके बैठा रहा, अपनी नई ताकत और क्लॉज की मदद से मेटल पर जमे हुए। दुर्भाग्य से वो सरप्राइज का पूरा फायदा नहीं उठा पाया। दोनों बार डेमियन को उसके लोगों ने बचा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों तरफ कोई इनविजिबल फोर्स फील्ड हो, जो उसे हिट होने ही नहीं दे रही थी। काई ने देर नहीं की, उसने टारगेट्स बदले और एक करके डेमियन के आदमियों को गिराने लगा, एंटी ऑल्टर्ड इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए जो उसने छीना था और सीखा था। हवा में कुछ तेजी से घूमने की आवाज आई। काई ने तुरंत रोल किया और बैट जैसी वेपन बॉनेट पर आकर लगी। मेटल अंदर तक धंस गया, एक गहरी डेंट छोड़ते हुए। ये नॉर्मल वेपन नहीं है। या तो इसमें सुपर स्ट्रेंथ दी जा रही है, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मैं नहीं समझता। काई ने एक हाथ से फिर बॉनेट पकड़ा और दोनों पैरों से हवा में उछलते हुए सीधे आदमी के चेहरे पर किक मारी। वो भी दूर जा गिरा, ठीक वैसे ही जैसे पहले। दूसरों की तरफ देखा। एक के हाथ में क्रॉसबो जैसा वेपन था। बोल्ट चला। काई पीछे रोल हुआ, 3 एरोज उसे छू भी नहीं पाए। अब वो कार की रूफ पर था। उस दिन के बाद जब उसने अपनी मां को खोया था, काई ने बिना रुके ट्रेनिंग की थी। वो इसके लिए शुक्रगुजार था। हाउलर्स बनाने के बाद गैरी के साथ रियल फाइट्स में उतरकर उसने खुद को शार्पन किया था। और अब इस नए बॉडी के साथ वो उस पोटेंशियल तक पहुंच चुका था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन उसके सामने अब भी लगभग 1 दर्जन गैंग मेंबर्स खड़े थे, सबके हाथों में एंटी ऑल्टर्ड वेपन्स। भले ही वो ऑल्टर्ड हंटर्स या उसके पिता की तरह उनसे स्पेशल एनर्जी ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, फिर भी ये वेपन्स खतरनाक थी। इतनी खतरनाक कि गैरी को कैप्चर किया जा सके। लगता है मेरे अंदर तुम्हारा हिस्सा मेरी सोच से कहीं ज्यादा है, डेमियन ने मुस्कुराते हुए कहा, और अपनी एक्सिस निकाल ली। तुम पैदा ही हुए थे ऊपर उठने के लिए, जो चाहो छीन लेने के लिए, भले ही उसके लिए अपने बूढ़े बाप को ही क्यों न मारना पड़े। बस आखिरी बात ही सही कही तुमने, कै चिल्लाया।
उसका हार्ट रेट बढ़ गया। उसे डर, चिंता या गुस्सा कुछ भी उम्मीद थी, लेकिन ये देखना कि उसका पिता उसकी रिवेंज से खुश हो रहा है, ये काय के अंदर आग लगा गया। धीरे धीरे उसकी फोर आर्म्स फूलिंग इतनी कि कपड़े फट गए। ग्रेफर से ढके क्लॉड हैंड्स दिखाई देने लगे और उसकी आंखें तेज नीली रोशनी में चमक उठी। अगर काय को पहले से पता होता कि वेयरवुल्फ में टर्न होने की प्रोसेस कितनी दर्दनाक होगी, तो शायद वो इतनी ईगरनेस के साथ इसके लिए तैयार नहीं होता। वो पेन से अनजान नहीं था, लेकिन अगर वो अपनी जिंदगी के हर पेनफुल एक्सपीरियंस को जोड़ भी लेता, तब भी वो उस बदलाव के सामने कुछ नहीं था जो गैरी की अल्फा बाइट के बाद शुरू हुआ था। ऐसा लगा जैसे कई जिंदगियां बीत गई हों। तब जाकर दर्द धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन उसकी जगह एक और चीज ने ले ली। भूख इतनी जबरदस्त कि उसका पेट चीखने लगा, एक अलग ही तरह का दर्द पैदा करते हुए। किस्मत से उसकी नाक ने उसे बता दिया कि खाना पास ही है। एक पल भी सोचे बिना काय ने उस सेल की लोहे की सलाखों को मोड़ दिया जिसमें दोनों कैद थे, और उस सेंट के पीछे बढ़ गया। दरवाजे के उस पार अंडरडॉग्स का एक अकेला मेंबर अपने फोन में खोया हुआ था। जैसे ही उसने ऊपर देखा, खाई पहले से उसके सामने था। एक हाथ से उसने उसकी छाती को क्लॉज से चीर दिया, दूसरे हाथ से उसका मुंह दबा दिया। वो आदमी एक कराह से ज्यादा कुछ नहीं निकाल पाया और वहीं मर गया। फिर खाई ने फीस्ट किया। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहा है। तब तक उसके मील की दोनों आर्म्स गायब हो चुकी थी। अब संतुष्ट होकर उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। गैरी, उसे केयर की जरूरत थी। काय को एहसास हुआ कि ये सिर्फ उसके अपने थॉट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने वही किया जो उसे सही लगा। उसने कॉर्प्स के बचे हुए हिस्सों को उठाया और ग्रीन हेयर टीनेजर को खिलाया। उसे हैरानी हुई कि गैरी बेहोशी की हालत में भी खाने में कामयाब हो गया। जैसे ही काय ने एक लेग उसके मुंह के पास रखा, गैरी ने बाइट ली और वो ऐसे गायब हो गई जैसे अल्फा वेयरवुल्फ का मुंह कोई ब्लैक होल हो। एक पल के लिए काय ने सोचा, क्या ये नॉर्मल रिएक्शन है या फिर खून की स्मेल की वजह से कंडीशनड रिस्पॉन्स? क्योंकि अब वो स्मेल उसे भी एपेटाइजिंग लग रही थी। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता था। उसने गैरी को चेन से आजाद किया और अपनी मां की नाइफ उठाना नहीं भूला। अबैंडन्ड पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए जो भी अंडरडॉग्स मेंबर उसे रोकने की कोशिश करता, वो खाई का अनविलिंग टेस्ट सब्जेक्ट बन गया, नए शरीर के साथ खुद को अडेप्ट करने के लिए। जो चीजें गैरी को सीखने में हफ्तों लगे थे, खाई ने उन्हें करीब 1 घंटे में समझ लिया। उसे मानना पड़ा, ये बॉडी इनक्रेडिबल थी। अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन इतनी ब्रूटल, टॉर्चर जैसी न होती, जिसने उसे कई बार मौत की दुआ मांगने पर मजबूर कर दिया, तो शायद वो गैरी से नाराज होता कि उसने सालों पहले ही सारे हाउलर्स को क्यों नहीं टर्न कर दिया। अपनी मां और साइमन की मौत के बाद से खाई ने अपने शरीर को उसकी लिमिट्स तक ट्रेन किया था, लेकिन अब वो लिमिट्स एफर्टलेसली पार हो रही थी। फिर भी सब कुछ परफेक्ट नहीं था। एक हिस्सा उसे आउटराइट लीथल अटैक्स करने से रोक रहा था, कम से कम गैंग मेंबर्स के खिलाफ। हालांकि उस लूप होल को ढूंढने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। खाई ने यह भी नोटिस किया कि जितना ज्यादा गुस्सा बढ़ता, उतना ही ज्यादा उसका शरीर बदलता। और डेमियन के बेटे के लिए एक ट्रिगर हमेशा मौजूद था, वो मेमोरी जो उसके नाइटमेयर्स को हॉन्ट करती थी। एलेनर हैम्पर के आखिरी पल। ऑल्टर्ड के खिलाफ वेपन्स यूज करो, पीछे से एक आदमी चिल्लाया और क्रॉसबो से बोल्ट्स दागे। एनहेंस्ड विजन की मदद से खाई दाएं बाएं डार्ट करते हुए दोनों बोल्ट्स से बच गया। बाकी क्रॉसबोज 3 बोल्ट्स फायर कर रहे थे। लगता है यही लिमिट है, तो एक और बोल्ट बचेगा, उसके बाद मुझे ब्रेक मिलेगा। अगले ही पल तीसरा बोल्ट उसकी तरफ आया। उसी वक्त वेपन रिलोड हो रहा था। खाई ने मौका देखा। उसने अपने पैरों पर फोकस किया और अचानक उसके शूज फट गए। लंबे नुकीले नेल्स बाहर निकल आए। अपने शरीर को स्पिन करते हुए खाई ने बोल्ट के लंबे हिस्से पर किक मारी और उसकी डायरेक्शन बदल दी। वो सीधा जा लगा उस आदमी को जो राउंडेड एंड वाली स्पीयर जैसी वेपन लेकर आ रहा था। खाई ने जानना भी नहीं चाहा कि उसे छूने से क्या होता। बोल्ट उसकी छाती में धंसा और वो बिजली की तरह झटका खाकर जमीन पर गिर पड़ा। सीरियसली गैरी, इतनी अनफेयर बॉडी तुमने इतने समय तक खुद तक ही रखी, खाई ने सोचा, खुश होते हुए कि वो अब वो सब कर पा रहा था जो पहले सिर्फ सपनों में मुमकिन था। क्या तुम बस मेरे साथ खेल रहे थे ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के साथ सेल में डाल दूं? डेमियन ने पूछा, दोनों एक्सेस हाथ में पकड़े हुए। उसके चेहरे से मुस्कान गायब थी। मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे किया,
जब तक कि क्या ये सब शुरू से तुम्हारा प्लान था? क्या तुमने ग्रीनी को पे किया पैकेज लाने के लिए? वो दांत पीस गया। अगर मुझे पता होता कि उसमें इतना था कि एक से ज्यादा लोगों को टर्न किया जा सके, तो मैं खुद यूज कर लेता। ऐसा सोचना नॉर्मल था, क्योंकि ऑल्टर्ड का दूसरों को ऑल्टर्ड बनाना अनहर्ड ऑफ था। जब मैंने तुम्हें ये एक्सेस दी थी, तो इसलिए कि मुझे लगा तुम अंडरडॉग्स का लीडर बनने के एक कदम और करीब हो। मुझे नहीं लगा था कि इन्हीं से तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। उसने कंधे उचकाए। ओ वेल, अगर मैं 2 ऑल्टर्ड सौंप दूं, तो रिवॉर्ड और भी बड़ा होगा। जब डेमियन बोल रहा था, गैंग मेंबर फॉर्मेशन बना ली। सर्कल के सामने स्पार्क निकलती एंटी ऑल्टर्ड वेपन्स। कार्स के ऊपर क्रॉसबो यूजर्स, बीच में सबसे लीथल वेपन्स, swords, क्लब्स, स्पाइक्ड आर्म्स। फिर भी खाई की नजर सिर्फ एक पर थी। क्या मैं अपनी ताकत जानकर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हूं? नहीं, मैं अब भी ये कर सकता हूं। एक इनर सर्कल मेंबर ने स्पीयर थ्रस्ट किया। खाई ने पूरी स्पीड से लेग घुमाई और स्पीयर के राउंडेड हेड को किक मार दी। वेट और पावर की वजह से वो दूसरों से टकरा गया, लेकिन जैसे ही खाई का पैर वेपन से टकराया, पूरे शरीर में इलेक्ट्रिक शॉक दौड़ गया। डैम इट, ये एंटी ऑल्टर्ड वेपन्स वेयरवुल्व्स के लिए भी परफेक्ट हैं। पीछे से एक और हिट लगा। शॉक फिर पूरे शरीर में फैला। गुस्से में खाई ने स्पीयर पकड़ा, पूरी ताकत से उठाया। आदमी हवा में उठा और घुमाकर बाकियों पर दे मारा गया। अब खाई के हाथ में एंटी ऑल्टर्ड वेपन था। वो उसे यूज करने ही वाला था। तभी 3 बोल्ट्स एक साथ उसकी साइड में लगे। इस बार शॉक और ज्यादा था। उसकी आर्म्स की फर थोड़ी रिवर्ट होने लगी। ताकत कम हो रही थी। जस्ट हु द हेल गेव देम सो मेनी ऑफ दीज nasty weapons? अपने आदमियों के पीछे मत छिपो, काय चिल्लाया। मुझसे अकेले लड़ो, कावर्ड। क्या तुम्हें लगता है एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए ऑल्टर्ड से लड़ना फेयर है? डेमियन ने सिर हिलाया। उसी वक्त और बोल्ट्स उड़कर आए, लेकिन हवा में ही कुछ लपटा। टोड की टंग की तरह रैप हुआ और वापस खिंच गया। बोल्ट्स जमीन पर गिरे। अंडरडॉग्स ने पलटकर देखा। 2 फिगर्स उनकी तरफ दौड़ते हुए आए, हवा में उछले और खाई के सामने उतरे। गैरी, ओलिविया। खाई के पास कहने को और कुछ नहीं था। गैरी ने खाई के शरीर से बोल्ट्स निकाले, अलाउइंग हिम टू हील अ बिट। लगता है मैं अकेला नहीं हूं जो बिना बैकअप पूछे सीधे कूद पड़ता है। फिर डेमियन की तरफ देखा। मुझे नहीं लगता इतने लोग एक के खिलाफ फेयर हैं। उसकी आंखों में ठंडक थी। डेमियन, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम किससे डील कर रहे हो। डेमियन हंसा। चाहे कितने भी लूजर्स आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों ऑल्टर्ड भी होते, तब भी नहीं। अब गैरी की बारी थी स्मर्क करने की। शायद अगर हम नॉर्मल ऑल्टर्ड होते, लेकिन वुल्व्स के बारे में एक बात जान लो, हम हमेशा पैक में हंट करते हैं। Skill activated. Full transformation minus 20 energy transformation has begun. तीनों एक साथ खड़े थे, ऊंचे, मजबूत। उनकी मौजूदगी ही अंडरडॉग्स के मेंबर्स को अनजाने में एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर रही थी। आखिरकार उनके सामने 3 इंसान नहीं थे, बल्कि 3 असली बीस्ट्स। अब जब खाई पर अटैक्स रुक चुके थे, वो फिर से अपने गुस्से पर फोकस कर पाया। उसके आर्म्स और लेग्स दोबारा फर से ढक गए। इस बार अजीब तरह से उसके चेहरे का एक हिस्सा भी बालों से भरने लगा, चिन तक उतरता हुआ। फिर ओलिविया थी। उसका ट्रांसफॉर्मेशन पार्शियल था। ब्लैक फर उसके शरीर के कुछ हिस्सों तक सीमित था। उसके फोरआर्म्स खाई की तुलना में छोटे थे, लेकिन उसके फिंगरनेल्स लंबे थे, ज्यादा बाहर निकले हुए, ज्यादा शार्प। गैरी दोनों को देखकर सोच में पड़ गया। क्या यह फर्क इसलिए था क्योंकि ओलिविया एक फीमेल वेयरवुल्फ थी, या फिर इसलिए कि वो हंटर क्लास वेयरवुल्फ थी? जहां तक उसकी बात थी, वो साफ तौर पर गैंग मेंबर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा था। बाकी दोनों ने पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन किया था, लेकिन उसने फुल ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया था। 3 ऑल्टर्ड और तीनों एक ही टाइप के। एक आदमी घबराकर चिल्लाया, ये हो क्या रहा है? किसे फर्क पड़ता है? डेमियन गर्जा मोरेल बनाए रखने की कोशिश में। हमारे पास वेपन्स हैं। सोचो, तीनों को सौंपने पर क्या रिवॉर्ड मिलेगा? अफरा-तफरी के बीच पहला मूव न डेमियन ने किया, ये न उसके किसी आदमी ने, बल्कि गैरी ने। अपने भारी आकार के बावजूद उसकी स्पीड उन सब से कहीं ज्यादा थी। अल्फा वेयरवुल्फ सीधे उस मेंबर की तरफ दौड़ा जो एंटी ऑल्टर्ड स्पीयर पकड़े था। आदमी वेपन उठाता, उससे पहले ही उसने गर्दन में तेज चुभन महसूस की। फिर गर्म लिक्विड नीचे बहा और वो जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। इंस्टिंक्टिवली गैरी ने अपने क्लॉ से खून चाट लिया और गैंग मेंबर्स की तरफ देखा। विडंबना यह थी कि इस हरकत से सिर्फ अंडरडॉग्स ही नहीं, खाई भी सिहर उठा।
उसने कभी गैरी का ये रूप देखने की कल्पना नहीं की थी। थोड़ी देर पहले गैरी की मुलाकात ओलिविया से अबैंडन पुलिस स्टेशन में हुई थी। दोनों साथ मिलकर बचे हुए गार्ड्स को आसानी से हरा चुके थे। इसके बाद लेडी बॉस ने उसे बताया कि उसके बेहोश रहने के दौरान क्या हुआ था। पिंसर्स की एक टीम और बाकी हाउलर्स अंडरडॉग्स के बचे हुए हाइडआउट्स पर रेड कर रहे थे। हर जगह बस थोड़े से मेंबर्स छोड़े गए थे और उन्हें एक एक कर खत्म किया जा रहा था। काई जानता था कि इससे उसके पिता का ध्यान जरूर जाएगा, इसीलिए उसने ओलिविया से पर्सनली कहा था अगर वो कांटेक्ट न करे तो सही समय पर आकर उन्हें छुड़ा लेना। ये प्लान बी था। अगर प्लान ए यानी टर्निंग फेल हो जाती, हमें काई को बचाने जाना होगा। गेरी ने जोर देकर कहा, वो अब हमारे पैक का हिस्सा है, लेकिन अकेले पूरे गैंग से नहीं लड़ पाएगा। हम उसे वही गलती दोहराने नहीं दे सकते जो मैंने की थी। तुम्हें लगता है मुझे ये नहीं पता? ओलिविया ने तुनक कर जवाब दिया। सच कहूं तो तुम दोनों को यह सब खत्म होने के बाद बैठकर बात करनी चाहिए। हम में से हर कोई एवरेज इंसान से मजबूत है, लेकिन तुम दोनों में से किसी ने भी पूरे गैंग से अकेले भिड़ने का फैसला करते वक्त दिमाग से नहीं सोचा। उसकी आवाज गंभीर हो गई। देखो बॉस, तुम हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन वार्निंग सुन लो। अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो ये फाइट लाइफ एंड डेथ होगी। याद है जब तुम पिंसर्स के अड्डे में घुसे थे? वहां हर कोई तुम्हें मारने को तैयार था, मैं भी। बस फर्क ये था कि हम कर नहीं पाए। इस बार वैसा नहीं है। इनके पास वो मीन्स है जो हमारे पास नहीं थे। काई की सुसाइडल प्लान किसी तरह काम कर गई, लेकिन अगर हम हारे तो तीसरा चांस नहीं मिलेगा। ये फाइट ऑल और नथिंग है। तुम्हें बिना होल्ड बैक किए लड़ना होगा और मुझे भी वही करने देना होगा। अगर नहीं किया तो हम तीनों मर सकते हैं। समझ रहे हो? तुम्हें सबको मारने के लिए तैयार रहना होगा। गेरी ने दांत भींच लिए। अब तक उसने किसी अंडरडॉग्स मेंबर को नहीं मारा था, और न ही ओलिविया ने। हालांकि उसके केस में यह ज्यादातर पैक रूल्स की वजह से था। वो किलिंग स्प्री नहीं चाहता था, लेकिन हालात उसे और कोई चॉइस नहीं दे रहे थे। उसे उसकी बातों की सच्चाई माननी पड़ी। अल्फा वेयरवुल्फ ने अपने रिजॉल्व को मजबूत किया। वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि डेमियन के मार्क तक पहुंचते पहुंचते वो सब करने के लिए तैयार हो जाएगा जो जरूरी है। साथी मेंबर की मौत से उपजा डर जल्द ही एक और एहसास में बदल गया। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो अगला कॉर्प्स वो खुद होंगे। उन्होंने एक साथ स्प्रिंट किया और गैरी की तरफ स्पीयर्स थ्रस्ट कर दिए। फिर वही हुआ। एक तेज पतली चीज स्पीयर के पोल के चारों ओर लिपटी। उन्हें जमीन पर खींच लिया गया। ओलिविया ने एक आदमी के चेहरे पर जोरदार किक मारी। लगता है तुमने फैसला कर लिया है, उसने विकेड स्माइल के साथ कहा। अब तुम ऐसे इंसान बन रहे हो जिसे मैं फॉलो कर सकती हूं। बिना जवाब दिए अल्फा वेयरवुल्फ ने डेड बॉडी उठाई और उसे गैंग मेंबर्स की तरफ फेंक दिया। फिर वो काई और ओलिविया की तरफ लौटा, रिपोजिशन करते हुए। उसने दोनों को पकड़ा और लोगों के ऊपर से छलांग लगा दी। गैरी उनसे ज्यादा ताकतवर और तेज था, क्योंकि वो उनसे अलग ग्रेड का वेयरवुल्फ था। काई, तुम क्या कर रहे हो? काई चिल्लाया। हम उसे भागने नहीं दे सकते, यही खत्म करना होगा। मुझे पता है, गैरी ने ग्रॉल किया। उसे नीचे रखा और पलटकर सामने देखा। अब तीनों गिरे हुए नहीं थे। एक तरफ वो थे एग्जिट ब्लॉक करते हुए, बीच में डेमियन और उसके लोग कार्स के पास। यही खत्म होगा। उसके शब्द ग्रॉल्स में थे, सिर्फ वाउल्स की आवाजें निकल रही थीं। गैंग मेंबर्स समझ नहीं पाए, लेकिन ओलिविया और काई समझ गए। तुरंत गैरी ने सिस्टम खोला। अब टाइम था सब कुछ यूज करने का। सबसे पहले उसने पैक टैब खोला, जहां ओलिविया का नाम था। हंटर क्लास वेयरवुल्फ होने के नाते उसके पास 15 मार्क्स थे। अल्फा वेयरवुल्फ होने के कारण गैरी उन्हें असाइन कर सकता था। उसने हर जिंदा अंडरडॉग्स मेंबर को मार्क कर दिया। जैसे ही ये हुआ, ओलिविया के अंदर एनर्जी उफान मारने लगी। टारगेट सामने थे, हवा में उनकी सेंस साफ दिख रही थी। उसकी आंखों का नीला रंग पहले से ज्यादा चमकने लगा। ये हंटर क्लास का इफेक्ट था, और इसके ऊपर गैरी को हर सक्सेसफुल हंट पर एडिशनल एक्सपी मिलने वाला था। लेकिन अभी एक और चीज बाकी थी। गैरी को खुद बदलना था। द पैक रूल्स हैव बीन अमेंडेड। काई, गैरी ने ग्रोल किया। डेमियन को संभालो। ओलिविया और मैं बाकियों को निपटाते हैं। अगर हेल्प चाहिए तो हेजिटेट मत करना। आज के बाद कोई अंडरडॉग्स नहीं बचेगा। तुरंत ही अंडरडॉग्स ने फिर से पोजीशन ले ली। एक बार फिर कार्स को हायर वेंटेज पॉइंट की तरह इस्तेमाल करते हुए तीनों पर फायर शुरू कर दिया गया। लेकिन ओलिविया की मौजूदगी में उनका रेजिस्टेंस बेकार साबित हो रहा था।
फीमेल वेयरवुल्फ ने अपना whip घुमाया। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उड़ते हुए बोल्ट्स बीच हवा में ही दो हिस्सों में टूट गए। तुम बस इन्हें निपटाओ, ओलिविया ने गैरी से कहा। बाकी मैं देख लूंगी कि इनमें से कोई चीज तुम्हारी एस में न घुस पाए। यह सुनकर अल्फा वेयरवुल्फ ने बिना हिचक उसका सपोर्ट स्वीकार कर लिया। गैरी आगे बढ़ा और दो एंटी ऑल्टर्ड स्पीयर्स के सिरे पकड़ लिए, पूरी ताकत से खींचा और दोनों आदमी जमीन पर गिर पड़े। यही मौका था। ओलिविया सीधी उनके पास से दौड़ती हुई निकल गई। कई बोल्ट्स उसकी तरफ आए, लेकिन वो जिग जैग में दौड़ती रही। जो पास आए उन्हें उसने whip से रोक दिया। ये इंसेन है। मेरा बॉडी अभी से भी ज्यादा तेज हो गया है। और ये नई एनर्जी, हर बार जब मैं उस ब्रैट के पास होती हूं, वो कोई ना कोई ऐसी चीज निकाल देता है जो कॉमन लॉजिक को ही तोड़ देती है। कौन सोच सकता था कि एक हाउल सर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं, स्पीड भी बढ़ा देगा। ये पावर सच में एडिक्टिंग है। उसने whip फेंकी और एक आदमी के एंटी ऑल्टर्ड क्रॉसबो के चारों ओर लपेट दी, उसे अगला बोल्ट फायर करने से रोकते हुए। गैंगस्टर ने हथियार कसकर पकड़ लिया। उसे पता था, अगर उसने छोड़ा तो यहीं उसकी कहानी खत्म। दूसरा मेंबर, जो दूसरी कार के हुड पर खड़ा था, ध्यान से एम कर ओलिविया पर फायर करने लगा। लेकिन तभी ओलिविया ने पूरी ताकत से पहले आदमी को अपनी तरफ खींचा और फ्री हैंड से उसके पेट में छुरा घोंप दिया। वो खून उगलने लगा। फीमेल वेयरवुल्फ ने उसे कसकर पकड़े रखा, ह्यूमन शील्ड की तरह। दुर्भाग्य से उसके लिए बोल्ट्स पहले ही निकल चुके थे। इलेक्ट्रिसिटी उसके शरीर में दौड़ गई। ओलिविया ने तुरंत उसे छोड़ दिया। वो जमीन पर गिरा, तरपता हुआ। क्यूट था, लेडी बॉस ने ईवल स्माइल के साथ कहा। मुझे बोल्ट से मारने की कोशिश और वो सब, और वो अगले शिकार की तरफ झपट पड़ी। जमीन पर गैरी भी तबाही मचा रहा था। वो स्पीयर्स को सही समय पर हटा रहा था और उसके क्लॉज एंटी ऑल्टर्ड सोर्ड से टकराने से बिल्कुल नहीं डर रहे थे। जब टकराव हुआ, गैरी की ताकत साफ तौर पर ज्यादा निकली। सोर्ड्स ऊपर उछल गई और उन्हें संभाल पाना उनके लिए नामुमकिन हो गया। फिर भी वेयरवुल्फ उन्हें फिनिश नहीं कर पा रहा था। हमेशा कोई न कोई बीच में आकर खबर दे देता। पिछली बार जो हुआ, उसके बाद मैं ज्यादा केयरफुल हूं, और ओलिविया की वजह से मुझे अनोइंग रेंज्ड यूजर से डील नहीं करना पड़ रहा। डैम इट। मैं इन लोगों से पकड़ा गया। ये लोग ब्लेक के सामने कुछ भी नहीं है। अगर मैं पहले अकेले अंदर न गया होता, गैरी ने सोचा, और अगले सोर्ड स्ट्राइक के नीचे से झुकते हुए चारों हाथ पैरों पर आ गया। पूरी ताकत से उछलकर उसकी लेग्स स्प्रिंग की तरह काम कर गईं। उसने आदमी को सीधा चेस्ट पर मारा और उसे पीछे उड़ाकर दूसरे से टकरा दिया। खाई, अपना काम करो, गैरी चिल्लाया। उसका सारा फोकस बस एक चीज पर था, ताकि वो फिर कभी उसके या उसके फैमिली के लिए खतरा न बन सके। अपर क्लासमैन की कहानी सुनने के बाद गैरी नहीं चाहता था कि खाई से उसका बदला छीन लिया जाए। तुम्हारी अपब्रिंगिंग में आखिर ऐसा क्या गलत हुआ कि तुम अपने ही पिता के खिलाफ इतनी दूर तक चले आए? डेमियन ने कहा, पीछे हो रही लड़ाई पर एक नजर डालते हुए। तुम उस अपब्रिंगिंग की बात कर रहे हो जिसमें तुम कभी थे ही नहीं। हम दोनों जानते हैं। मैं हमेशा बस तुम्हारा रिप्लेसमेंट सुन रहा हूं। अगर वो मरा नहीं होता तो तुम मुझे कभी देख भी नहीं लेते। और उसके बाद भी तुमने मुझे सिर्फ गैंग बिजनेस और लड़ाई करना ही सिखाया। क्या आगे दौड़ा। डेमियन जरा भी नहीं हिला। सही पल पर उसने एक लाल एक्स सीधे खाई के सिर की तरफ घुमा दिया। खाई किसी तरह पीछे झुका, लेकिन बैलेंस खो बैठा। दूसरा एक्स हवा में था। वो फुर्ती से साइड में लुढ़का। एक्स जमीन पर गिरा और वहां एक गहरी क्रैक बन गई। इन एक्सेस के साथ उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड वेयरवुल्फ फॉर्म में भी मजाक नहीं है। काय ने सोचा, पोजीशन बदलते हुए। तुम मॉन्स्टर हो। तुमने जरा भी हेजिटेट नहीं किया। मॉन्स्टर? डेमियन ने तिरस्कार से कहा। आईने में खुद को देखा है कभी? क्या तुमने सोचा था कि मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा और तुम्हें मुझे मारने दूंगा? जब जिंदगी दांव पर हो, फैमिली कुछ भी नहीं होती। जिस पल तुमने मेरी जान लेने का फैसला किया, तुम मेरे लिए बस एक और आदमी बन गए जिसे मैं खुशी खुशी अपने एक्सिस से स्किन कर दूंगा। अचानक डेमियन ने पूरी ताकत से एक एक्स फेंक दिया। घूमता हुआ एक्स इतनी स्पीड से खाई की तरफ आया कि डॉज करना नामुमकिन था। मजबूरी में खाई ने आर्म्स क्रॉस कर ली। बेटा वेयरवुल्फ की हाइड मजबूत थी, फिर भी एक्स उसके एक आर्म में गहराई तक घुस गया। वो ऊपर देखने ही वाला था कि उसने देखा। उसका पिता पास आ चुका था। जब खाई फ्लाइंग वेपन पर फोकस था, डेमियन डिस्टेंस कवर कर चुका था। दूसरा एक्स सीधे उसके सिर पर गिरने वाला था। भागते रहने से काम नहीं चलेगा, खाई ने समझा।
उसने पैर मोड़ा और पूरी ताकत से किक मारी। उसका पैर एक्स के हैंडल से टकराया, ब्लेड को उसके शरीर तक पहुंचने से रोकते हुए। हवा में स्ट्रेंथ की लड़ाई सी चल रही थी, लेकिन डेमियन ने फिर चौंका दिया। उसने एक्स छोड़ दिया और खाई के पेट में जोरदार पंच मारा। वेयरवुल्फ बॉडी की वजह से खाई गिरा नहीं, लेकिन दर्द भयानक था। डेमियन ने स्ट्रैटेजी बदलते हुए उस एक्स को निकाला जो उसके बेटे के आर्म में धंसा था। खाई ने किक मारी। डेमियन ने एक्स सीधे खाई की शिन में दे मारा। खाई दर्द से चीख उठा। उसने महसूस किया एक्स सिर्फ हाइड ही नहीं, हड्डी तक चोट पहुंचा चुका था। इस बार एक्स छोड़ने की बजाय डेमियन ने उसे निकाला और पीछे कूद गया, दूसरा एक्स उठाते हुए। एक पल के लिए तुमने मुझे डरा दिया था, डेमियन बोला, लेकिन तुम अब भी बस एक ब्रैट ही हो। वो एक्सिस को तेजी से घुमाते हुए चार्ज कराया। खाई पूरी तरह डिफेंसिव हो गया। उसे पलटवार का कोई मौका नहीं मिल रहा था। सबसे बुरा, वो महसूस कर सकता था कि हालात और बिगड़ रहे हैं। क्या उसके अटैक्स हर स्विंग के साथ तेज हो रहे हैं? ये सिर्फ उसका भ्रम नहीं था। उसका पिता लड़ाई से थ्रिल ले रहा था और उसी के साथ वेपन से और पावर खींच रहा था। जल्द ही काई हिट्स अवॉइड ही नहीं कर पा रहा था। कट्स उसके शरीर पर फैल रहे थे, खून जमीन पर गिर रहा था। जितना ज्यादा वो घायल हो रहा था, उतना ही कमजोर। सोच, कोई तरीका होना चाहिए। मैंने सालों ट्रेन किया सिर्फ बदला लेने के लिए। मैं अभी फ्रिकिंग वेयरवुल्फ हूं, फिर भी मैं उसे क्यों नहीं हरा पा रहा? ये अनफेयर है। नहीं, आज तुम मरोगे, अगर मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़े तो भी। खाई की आंखों में पागलपन था। यही है ऑल्टर्ड की ताकत? डेमियन ने ताना मारा। मैं तुम्हें बिना वेपन्स के भी हरा दूं। उसने खाई की नजर देख ली थी, कॉर्नर्ड रैट वाली नजर जो आखिरी बाइट के लिए सब कुछ झोंक देता है। डेमियन ने जानबूझकर एक साफ ओपनिंग छोड़ी, दोनों एक्सिस हवा में उठाई, फाइनल ब्लो देने के लिए। जैसे ही वो नीचे स्विंग करने वाला था, उसने महसूस किया कि हथियार हिल नहीं रहे। उसने हल्का सा सिर घुमाया। एक विशाल वेयरवुल्फ दोनों एक्सिस पकड़े खड़ा था और उसके पीछे अंडरडॉग्स का एक भी मेंबर खड़ा नहीं था। अब देखते हैं, गैरी की ग्रोल गूंजी, बिना इनके तुम कितने ग्रेट हो।